Hi friends, Assalamu alaikum. Good evening to you all. This is Mehraj from the Knowledge Hub for Aspiring Minds. Today I have started one more subject that is modern in India, and this will be the lecture first. Topic will be the arrival of the Europeans in India. Let's first see the timeline. First it were the Portuguese who have arrived in the India in 1498. After that, English came here in 1600. फिर उसके बाद यहाँ पे डच आए 1602 में, फिर डेन्स आए 1616 में, फिर फ्रेंच आए 1664 में। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक सिटी है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। ये तुर्की की पहले ये रोमन एम्पायर की कैपिटल थी। फिर तुर्की ने इस पर ओटोमन एम्पायर ने के दौरान 1453 में इस पे कब्ज़ा किया। फिर ये तुर्की की कैपिटल बन गई और फिर इसका नाम चेंज किया गया इस्तांबुल। आज जो उस टाइम ये तुर्की की कैपिटल थी। आज जो तुर्की की जो कैपिटल है वो है अंकारा। जब इस कॉन्स्टेंटिनोपल पे ओटोमन तुर्कस ने 1453 में अटैक किया, फिर उन्होंने इस वार में विक्ट्री हासिल की। उससे पहले ये कॉन्स्टेंटिनोपल रोमन एम्पायर की कैपिटल थी। फिर अरब्स ने इस वहाँ पे जो भी लैंड है या सी रूट जो भी मिडल ईस्ट में है उस पे अपना कब्ज़ा किया है। तो उससे क्या हुआ, जो यूरोपियंस है वो टोटली अरब्स पे डिपेंडेंट रह गए। अरब के जो मर्चेंट्स है उन पे डिपेंडेंट रह गए, क्योंकि वहाँ पे जो भी सी रूट्स थे, जो भी एशिया और यूरोप के मार्केट्स को कनेक्ट कर रहे थे उस टाइम, वो अरब्स के कंट्रोल में थे। इसलिए यही अरबियन मर्चेंट्स वो उस टाइम एक्ट कर रहे थे एज इंटरमीडिएरीज। तो जो ये अरब मर्चेंट्स है इनकी एक तरह से रेड सी में मोनोपोली चल रही थी, इनका ही कब्जा चल रहा था। लेकिन इस सिचुएशन में जो यूरोपियंस थे वो ईगर थे कि हम अल्टरनेट रूट फाइंड आउट करेंगे इंडिया के लिए, ताकि जो हमारी डिपेंडेंस है अरब्स पे, अरब मर्चेंट्स पे, जो इनसे बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे थे उस टाइम, क्योंकि उनकी मोनोपोली इन रूट्स पे चल रही थी, वो इस तलाश में निकले कि हम अल्टरनेट रूट देख लेंगे, अल्टरनेट रूट डिस्कवर करेंगे इंडिया के लिए। तो जो ये इस तरह से जो सी रूट्स की जो डिस्कवरी होगी, तो इंडिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए जो डिस्कवरी होगी फॉर सी रूट, वो स्टार्ट हो गई इस तरह से। तो एक किस्म से एक तरह से ये एक ग्रेट सेटअप था बाय द यूरोपियंस टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लेकिन ये एक फर्स्ट सेटअप भी था टुवर्ड्स द सब्जुगेशन, या जिसको हम कहते हैं एम्पेरियलिज्म बाय यूरोपियंस इन एशिया। यानी कि इम्पेरियलिज्म क्या होता है, फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ। इम्पेरियलिज्म होता है ये जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पे कब्जा करता है, वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाता है। जहाँ जहाँ वो अगर एक मुल्क है वो किसी न्यू लैंड को डिस्कवर करता है, फिर वो वहाँ पे अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए अगर वो कॉलोनी बना रहा है वहाँ पे, उसको कहते हैं इम्पेरियलिज्म। सिमिलरली देयर इज वन मोर टर्म दैट इज कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या होता है, ये भी एक तरह का ही इम्पेरियलिज्म होता है, एक तरह का कब्जा ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले वो एक वो उन न्यू लैंड्स पे अपने कॉलोनीज बनाते हैं, फिर वो वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। वहाँ पे जो इकोनॉमिक लाइफ होती है उसको कंट्रोल करते हैं। वहाँ की जो वो टेरिटरी होती है उसको एक्सपेंड करते हैं, उस टेरिटरी को वो पावरफुल बनाते हैं, उसको कहते हैं कॉलोनियलिज्म। जो ये यूरोपियंस की जो ये क्वेस्ट थी न्यू लैंड्स को डिस्कवर करने के लिए, उसके लिए खाली 3 फैक्टर्स उनके पास थे। एक फैक्टर क्या था, एक था गोल्ड,
गॉड, ग्लोरी, ये तीन ऐसे फैक्टर्स यूरोपियन के पास थे जिसकी वजह से वो न्यू लैंड्स की डिस्कवरी की तलाश में निकल रहे थे। गॉड, पहले जो फर्स्ट फैक्टर था गॉड, ये क्यों इनके लिए एक नया फैक्टर था न्यू लैंड्स को डिस्कवर करने के लिए? बिकॉज दे वांट टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी। इनका जो रिलीजन था यूरोपियंस का वो मेजॉरिटी का क्रिश्चियनिटी था, इसलिए दे वांट टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी टू द वर्ल्ड एंड वायर इन क्वेस्ट टू डिस्कवर द न्यू लैंड्स। और गोल्ड दूसरा फैक्टर क्यों था? इसलिए क्योंकि ये एक वेल्थ था, एक प्रीशियस मेटल था, और वहाँ पे जो भी स्पाइसेस थी, वेल्थ थे, प्रेशियस मेटल था, ये दूसरा फैक्टर बन गया था न्यू लैंड्स को डिस्कवर करने के लिए। थर्ड जो फैक्टर था डेट इज ग्लोरी। जो यूरोपियन दे वांटेड टू एक्सपेंड देयर एम्पायर, वो अपनी साम्राज्यत को, अपनी सल्तनत को एक्सपेंड करना चाहते थे। जो ये पहला फैक्टर था गॉड, इसमें आता था प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि अपने मजहब को फैलाना, अपने ही क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू। सेकंड फैक्टर जो था डेट वाज द क्वेस्ट फॉर वेल्थ, या जो भी न्यू लैंड्स थे उनमें इनको देखना था वेल्थ के लिए, तो इसलिए ये न्यू लैंड्स को डिस्कवर कर रहे थे। थर्ड फैक्टर जो था वो था अपनी सल्तनत को एक्सपेंड करना था, अपने इंपीरियल को, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना था। तो इससे क्या हो गया, इसी दौरान, इसी असना में क्या हो गया कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गई, एज वेल एज कुछ साउथ ईस्ट एशियन लैंड्स की भी डिस्कवरी हो गई। अपेरेंटली एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर होता है जिसका नाम है वास्कोडा गामा। वो पहला यूरोपियन होता है जो डिस्कवर सी रूट करता है इंडिया को इन 1948। वो इंडिया आता है विया केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका के हॉर्न पे है। लेकिन जब वो आता है इंडिया, जब वो सी रूट डिस्कवर करता है इंडिया विया केप ऑफ गुड होप, उसके साथ एक गुजराती पायलट होता है, उसका नाम है अब्दुल मजीद। यहाँ पे आप देख सकते हो कि विच पाथ ही फॉलोज, हाउ वाज हिज जर्नी, हाउ ही रीच टू द केप ऑफ गुड होप। ये लेज़बान से स्टार्ट करता, पुर्तगाल से स्टार्ट करता है। वहाँ से जब ये पुर्तगाल से अपना समंदरी सफ़र स्टार्ट करता है तो इंडिया, ये डॉटेड लाइन इट शोज द वोएज टू इंडिया। पहले लिस्बन से ये पहुंचता, पुर्तगाल से ये स्टार्ट करता है, जुलाई 1447 से स्टार्ट करता है। फिर ये कैप वर्डी आइलैंड्स पहुंचता है, उससे एसटी हेलिना पहुंचता है। फिर जब साउथ अटलांटिक ओशन के नज़दीक पहुंचता है वहाँ से राइट टर्न लेता है। फिर ये कैप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका की एक हॉर्न है वहाँ पे ये पहुंच जाता है। वहाँ से ये अफ्रीका के, वहाँ से ये आगे की तरफ पहुँच जाता है, तो फाइनली ये इंडिया पहुँच जाता है। 1498 में ये इंडिया पहुँच जाता है। 1498 में ये जो ये होता है वास्को डी गामा, ये इंडिया पहुँच जाता है। लेकिन वास्को डी गामा से पहले एक और पुर्तगीज एक्सप्लोरर होता है जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियास। वो भी एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट करता है, वो भी कैप ऑफ गुड होप पे तक पहुंच ही जाता है इन डिस्कवरी ऑफ द न्यू लैंड। लेकिन वो इंडिया नहीं पहुंच जाता, वो फिर वापस ही वहाँ से ही चला जाता है। जो ये बार्थोलोमियो डास है वो 1488 में कैप ऑफ गुड होप तक पहुंच जाता है। फाइनली ये वास्को डी गामा जो है वो 1498 में कैप ऑफ गुड होप के विया अलॉन्ग विद द अब्दुल मजीद, जो एक गुजराती पायलट होता है, उसके साथ ये इंडिया पहुंच जाता है। जब ये डिस्कवरी हो गई सी रूट टू इंडिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे यूरोपियन पावर्स जो उस टाइम थे वो अट्रैक्ट हो गए टुवर्ड्स द इंडिया, बिकॉज उनको लालच थी रिगार्डिंग द वेल्थ। इसलिए उन्होंने अपनी जो इनक्लिनेशन, दे स्टार्टेड टू शो देयर इनक्लिनेशन, दे गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडिया। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कमांडिटीज, इंडियन कॉन्टिनेंट जो है वो फेमस है बहुत सारे कमांडिटीज के लिए, लाइक सिल्क, जिम्स,
प्रेशियस मेटल्स या मैनली स्पाइसेस, ये वो चीज़ें हैं जिनकी यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो फिर क्या हुआ, फिर बहुत सारे कंपनीज, प्राइवेट भी, पब्लिक भी, स्टेट ओनड कंपनीज भी, कुछ यूरोपियन नेशंस की, उनको यहाँ पे चार्टर मिले हैं अपने अपने गवर्नमेंट से, उनको चार्टर एक किस्म का परमिशन मिला है, यहाँ उनको एक किस्म की परमिशन मिला है कंपनीज से, यहाँ पे वो अपना ट्रेड, अपना तजारत कर सकते थे अलॉन्ग विद द ईस्ट इंडियज। तो फिर क्या हुआ, जो ये ट्रेडिंग कंपनीज थी ये आखिरकार यहाँ पे बन गई ईस्ट इंडिया कंपनीज, फाइनली बन गई यहाँ पे। इनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे था इंडिया में, पहला था डेट इज प्रॉफिट मैक्सिमेशन, यानी कि उनका यहाँ से ज़्यादा नफ़ा कमाना और वेल्थ एक्युमुलेशन, यहाँ पे दौलत जमा करना था। फिर फाइनली वो क्या करते, वो वेल्थ और वो प्रॉफिट वो फिर ट्रांसफ़र करते थे अपने रेस्पेक्टिव यूरोपियन नेशंस को, फिर वो ट्रांसफ़र करते थे। जब यूरोपियंस एंटर इंडिया हो गए हैं, ये पहले एंटर हो गए इंडिया इनिशियली एज ट्रेडर, लेकिन लेटर ऑन इन्होंने यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है, इंडिया की पॉलिटिक्स, उसमें इंटरफेयर किया है, बिकॉज दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर कमर्शियल इंटरेस्ट्स। कंपनी ने फिर क्या किया, कंपनी ने यहाँ पे अपने अपने जो ये यहाँ पे यूरोपियन कंपनीज थी, उन्होंने अपने अपने सेटलमेंट्स यहाँ पे सेटअप किए हैं। फाइनली उन सेटलमेंट्स को इन्होंने नाम दिया है एज फैक्ट्रीज, क्योंकि वो यहाँ पे अपनी पोजीशन, अपना दबदबा जारी रखने के लिए उन्होंने इन फैक्ट्रीज को फिर फोर्टिफाई किया, उनको दीवारबंदी की, उनको तारबंदी की। तो उससे एक किस्म की इनके आपसी में, जो ये यूरोपियन कंपनीज थी, इनको आपसी में आपसी दुश्मनी हो गई है। एक इनको आपस में दुश्मनी हो गई है, और दूसरे इनको यहाँ पे जो भी उस टाइम के लोकल रूलर्स थे उनके साथ भी इनकी दुश्मनी हो गई। फिर फाइनली जो ये इन्होंने क्या किया, जो ये यूरोपियन कंपनी, इन्होंने यहाँ के जो इंडिया रूलर्स उस टाइम थे उनके साथ इन्होंने क्या, एक किस्म के नेगोशिएशन स्टार्ट की, ताकि इनको यहाँ पे ट्रेडिंग राइट्स उनसे मिले। यहाँ पे ट्रेडिंग राइट्स हासिल करने के लिए उन्होंने इंडियन रूलर्स से नेगोशिएशन स्टार्ट की, ताकि वो यहाँ पे इंडियन टेरिटरीज में अपना ट्रेड कर सकते थे। इसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी, पहले यहाँ पे जो पुर्तगाल, यानी फर्स्ट यहाँ पे जो पुर्तगीज आए थे वो पुर्तगाल कंट्री से आए हैं 1498 में। इन्होंने पहले यहाँ पे जो अपनी कंपनी बनाई है इंडिया में, उसका नाम था पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका हेड क्वार्टर कालीकट में था, जो आज का केरला है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इंग्लिश आए, यानी कि ब्रिटेन जो आए, उन्होंने यहाँ पे जो कंपनी बनाई अपनी, उसका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने वो बनाई 1600 में। तो इसका हेड क्वार्टर उन्होंने पहले सूरत गुजरात में रखा है। फिर यहाँ पे जिनको हम कहते हैं डचस आए, वो नीदरलैंड से आए, हॉलैंड से आए 1602 में। उन्होंने यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, बटाविया इंडोनेशिया में बनाई। फिर यहाँ पे उसके बाद जिस तरह हमने टाइम लाइन में देखा, पहले पुर्तगीज आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डच आए, फिर डैनिश आ गए। डैनिश वो लोग थे जो डेनमार्क से आए 1616 में। ये भी यूरोपियंस थे। इन्होंने यहाँ पे बंगाल में एक जगह है सुटानुटी, वहाँ पे इन्होंने अपनी डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। फिर फाइनली एंड एट द लास्ट यहाँ पे फ्रांस के लोग आए हैं। वो 1664 में उन्होंने अपनी यहाँ पे जो कंपनी वो सूरत में सेटअप की, सूरत गुजरात में, विद द नेम ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो ये पुर्तगीज थे, जो ये यूरोपियंस थे, इन्होंने इंडिया में अपनी अपनी कंपनीज तो सेट की। पहले अगर हम देखेंगे, जो पुर्तगीज जो एक यूरोपियन कंपनी थी, उन्होंने अपनी जो पहली कंपनी जो सेटअप की वो कालीकट केरला आज का है, वहाँ पे सेटअप की 1503 में। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग। यानी कि पुर्तगीज ये पहली यूरोपियन कंपनी थी
पुर्तगीज ये पहली यूरोपियन कंपनी थी जिन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप की कालीकट केरला में इन द ईयर 1503। उसके बाद डच जो थे उन्होंने मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में सेटअप किया। उसके बाद इंग्लिश उन्होंने सूरत गुजरात में 1612 में सेटअप किया। देन आफ्टर दैट इट वायर द पीपल फ्रॉम द डेनमार्क जिनको हम डेनिस कहते, उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप की ट्रांक्यूबार तमिलनाडु में इन 1620। फिर फाइनली इट वायर द फ्रेंच जिन्होंने अपनी कंपनी सेटअप की सूरत गुजरात में 1668। दीज वायर द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। नाउ since we have seen in the timeline, first it were the Portuguese which arrived in the India 1400, which arrived the India in 1498. Let us see the Portuguese. From Portuguese, there was a prince with the name of Prince Henry of Portugal. Prince Henry of Portugal, जिसको दूसरा नाम है, उसको टाइटल है, इसका टाइटल है हैरी द नेविगेटर, क्योंकि ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन सी वोएजेस फॉर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। इस रीजन की वजह से इसको कहते हैं हैरी द नेविगेटर। और इसको और एक चीज के लिए क्रेडिट दिया गया है, 15th सेंचुरी एडी में इसको क्रेडिट दिया गया, एज ऑफ डिस्कवरी के लिए इसको क्रेडिट दिया गया। ये जो एज ऑफ डिस्कवरी, ये क्या थी एज ऑफ डिस्कवरी? जो स्पेन और पुर्तगाल ने एज ऑफ डिस्कवरी को स्टार्ट किया है, एज ऑफ डिस्कवरी को उन्होंने इनिशिएट किया है फ्रॉम 1490 से स्टार्ट किया। उन्होंने वो क्या थी एज ऑफ डिस्कवरी? ये नए नए जो भी अननोन लैंड्स थे उनको एक एक करके डिस्कवर करना उन्होंने स्टार्ट किया, तो इसको कहते हैं एज ऑफ डिस्कवरी। ये स्पेन और पुर्तगाल ने स्टार्ट किया। तो जब उन्होंने एज ऑफ डिस्कवरी स्टार्ट की 1490 में, तो उन्होंने अमेरिका के लिए डिस्कवरी की, अमेरिका उन्होंने डिस्कवर किया। जिस तरह वो था कोलंबस उसका नाम था जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया। इसी तरह वास्को डी गामा ने अल्टरनेट रूट डिस्कवर किया इंडिया। ये इनकी जो भी प्रिंस हैरी की एफर्ट्स की वजह से ये जो एक्सपेडिशंस थी, इन एक्सपेडिशंस में इनको कामयाबी मिल गई। और इसी प्रिंस हैरी के वक्त और एक ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास, वो 1494 में साइन होती है। ये ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास क्या है? ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास है जो ये अंडर दिस ट्रीटी जो स्पेन और पुर्तगाल है, उन्होंने जो भी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है उसको उन्होंने अपने बीच में डिवाइड किया था। उन्होंने इसको डिवाइड किया था, उन्होंने बोला बाय ड्राइंग एन इमेजिनरी लायन, उन्होंने अटलांटिक को कंसिडर किया एज ए बाउंड्री। जो उस टाइम जो रूलर्स ऑफ पुर्तगाल है वो खाली क्लेम कर सकते थे ईस्ट साइड ऑफ दिस लाइन, और जो रूलर्स ऑफ स्पेन वो क्लेम कर सकते थे टू द वेस्ट ऑफ दिस लाइन। लेकिन इस ट्रीटी को फिर इग्नोर किया गया फॉर फ्यूचर क्लेम्स बाय द अदर यूरोपियन पावर्स। ये थी ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास 1494 में साइन होगी बिटवीन स्पेन एंड पुर्तगाल। इसमें यह बोला गया कि जो भी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है उसको डिवाइड किया गया बिटवीन स्पेन एंड पुर्तगाल, और इसमें एक इमेजिनरी लाइन ली गई है बाय कंसिडरिंग अटलांटिक को माना गया एज इमेजिनरी लाइन, और बोला गया कि जो रूलर्स ऑफ पुर्तगाल वो इस अटलांटिक के जो ईस्ट साइड से है उस पर अपना क्लेम कर सकते थे, और जो स्पेन अटलांटिक लाइन जो एक इमेजिनरी लाइन इसके वेस्ट साइड से जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड उस पर अपनी क्लेम कर सकती थी। ये थी ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास 1494 में जो साइन हो गई थी बिटवीन स्पेन एंड पुर्तगाल। प्रिंस हैरी के बाद वास्को डी गामा जो पहली बार इंडिया आया 1498 में। 1498 में पहली बार ये इंडिया आया कालीकट जिसका आज नाम है कोझिकोड, वो केरला में है। इन मई 1498 में इसने केरला में कालीकट में लैंड किया, जहाँ पे इसको वेलकम किया। वहाँ पे जो उस टाइम किंग थे कालीकट का, उसका नाम था जैमोरिन ने इसको वेलकम किया।
फिर ये वहाँ से वापस गया, इसने रिटर्न वोयेज लिया, वापस सफ़र किया पुर्तगाल की तरफ। इसने यहाँ से एक शिप लोड किया इंडियन कार्गो से, उसमें स्पाइसेस यहाँ से लिए, कुछ रेयर हर्ब्स यहाँ से लिए। जब वो पुर्तगाल पहुँच गए वहाँ पे इसको लोगों ने एडमायर किया, इसको अप्रिशिएट किया इस कार्गो के लिए, क्योंकि और बहुत अप्रिशिएट किया क्योंकि इसने डिस्कवर किया था सी रूट टू इंडिया। फाइनली इसने जो यहाँ से चीज़ें ली, यहाँ से जो स्पाइसेस लिए, जो कार्गो यहाँ से लिए, उसने वहाँ पे वो सेल किया एट ए प्रॉफिट ऑफ 60 टाइम्स हायर देन द प्रॉफिट। जो इसको प्रॉफिट मिलना चाहिए था उससे 60 टाइम्स हायर उसने वहाँ पे उसको सोल्ड किया, वहाँ पे सेल किया। जो वास्को डी गामा फिर दोबारा यहाँ पे वास्को डी गामा जो है वो फिर यहाँ पे, सॉरी टू डिस्टर्ब, वास्को डी गामा जो है वो फिर यहाँ वास्को डी गामा जो है वो यहाँ पे फिर दोबारा आए हैं 1501 में, ये फिर दोबारा यहाँ पे आए हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ, फिर जो ये वास्को डी गामा है ये फिर यहाँ पे दोबारा आए हैं इंडिया इन 1501 में, ये दोबारा आए। इस टाइम इसका मकसद जो यहाँ आना था वो था कि इसको एस्टेब्लिश फैक्ट्री करनी थी यहाँ पे। फिर इसने 1503 में यहाँ पे कालीकट में ही पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, यानी कि पुर्तगीज ने जो पहली फैक्ट्री यहाँ पे एस्टेब्लिश की वो कालीकट में। फिर सेकंड फैक्ट्री एस्टेब्लिश की कैनूर में इन 1505 में एस्टेब्लिश की। आल्दो जो जमोरियन किंग था उस टाइम कालीकट का, वो उसकी जो रिलेशन वो इससे थोड़ी ख़राब ही हो गई, लेकिन फिर भी इसने सेकंड फैक्ट्री भी सेटअप की एट कैनूर इन 1505 में। उसके बाद और एक, पहले मैंने आपको बताया प्रिंस हेनरी पुर्तगीज में से प्रिंस हेनरी ने ये कोशिश की है टू फाइंड अ सी रूट टू द इंडिया, तो फिर यहाँ पे वास्को डी गामा आए। वास्को डी गामा के बाद और एक बंदा था जिसका नाम था पेड्रो एल्वेरिस कैब्राल, वो 1500 में, ये सेकंड पुर्तगीज है जो इंडिया पहुँच गए आफ्टर वास्को डी गामा इन सितंबर 1500 में। इसने भी एस्टेब्लिश फैक्ट्री की है एट कालीकट, इसने भी अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की है कालीकट। लेकिन जब इसने ये फैक्ट्री एस्टेब्लिश की कालीकट में तो इसको वहाँ के जो भी नेटिव्स थे वहाँ पे उन्होंने अरब्स की मदद से इसको अटैक किया। पुर्तगीज़ की जो वहाँ पे उस टाइम प्रॉपर्टी थी या लाइफ थी पर उस पे उन्होंने अटैक किए। तो कैब्राल ने क्या किया, कैब्राल ने वहाँ के जो रूलर्स थे, चाहे कोचिन के, कैनोर के या कालीकट के, उन्होंने फ्रेंडशिप उसने उनसे फ्रेंडशिप स्टार्ट की। तो फाइनली उसने उनसे ट्रेड रिलेशन डेवलप किए। तो बिकॉज ऑफ डैट तो इसने यहाँ पे जो भी पुर्तगीज़ के जो ट्रेडिंग सेंटर सेटअप किए, पुर्तगीज़ के फिर ट्रेडिंग सेंटर बन गए कैनोर, कालीकट एंड कोचिंग। कैनूर, कालीकट एंड कोचिंग, ये 3 ट्रेडिंग सेंटर्स पुर्तगीज थे। तो फिर क्या हुआ, अपने जो इनके जो पुर्तगीज के इनके अपने इंटरेस्ट जो इंडिया में थे, वेदर फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ एक्युमुलेशन, जो किंग ऑफ पुर्तगाल ने फिर यहाँ पे अपॉइंट किया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को अपॉइंट किया एज ए गवर्नर। गवर्नर किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया, जो भी यहाँ पुर्तगीज़ के अफेयर्स इंडिया में उस टाइम चल रहे थे उनको सुपरवाइज करने के लिए, उनको चलाने के लिए, टू लुक आफ्टर द पुर्तगीज अफेयर्स इन इंडिया, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को पुर्तगाल के किंग ने गवर्नर बनाया। जो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है इसने यहाँ पे एज्यूम किया चार्ज ऑफ गवर्नरशिप, यानी कि ये यहाँ पे 3 साल के लिए फिर गवर्नर रहे हैं। इसने कोचीन को अपना हेड क्वार्टर बनाया है। इसके 10 ईयर इसका जो पीरियड था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का जो पीरियड था एज द गवर्नर, ये चाहता था कि पुर्तगीज यहाँ पे जो इंडियन ओशन है उसके मास्टर्स बने, वहाँ पे ये अपना कब्जा करे। इसलिए इस पर्पस के लिए इसने एक अडॉप्ट की एक पॉलिसी जिसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। यानी ये अक्सर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, हु अडॉप्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी? इट वाज द पुर्तगीज गवर्नर नोन बाय द नेम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी?
इन शॉर्ट जो ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी ये इनिशिएट की फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। इसने कहा कि हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपना स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपना होल्ड करना बढ़ाना है। तो इसलिए ये बिलीव करता कि हमें यहाँ पे जो भी सी है, सी पे हमें अपना कब्जा करना है, instead of the land, instead of building the factories, instead of building the fortresses around the land, around the new land which they discover here in India, they laid emphasis on becoming powerful at the sea, ताकि उससे क्या हो जाए, जो अरबों का जो अटैक है उस पे ये चेक कर सकते थे, या बाकी जो भी यूरोपियन राइवल्स थे उन पर ये अपनी नज़र रख सकते थे। इसको कहते थे ब्लू वाटर पॉलिसी। यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की थी। इसने ये इसलिए इनिशिएट की थी ताकि वो पुर्तगीज़ का जो होल्ड है इंडियन सब कंटिनेंट वो बना रहे, स्ट्रांग रहे। इसलिए वो बिलीव करता था कि हमें यहाँ पे फैक्ट्रीज बनाने के बजाय हमें, या यहाँ पे जो लैंड है उस पर कब्जा करने के बजाय हमें सी पे ज़्यादा अपना पावर बनाना है, हमें सी पे ज़्यादा कंट्रोल करना है, ताकि जो अरब का जो हमला है या जो बाकी यूरोपियन कंपनीज का जो इनके दुश्मन थे उनका हमला, उस पे ये नज़र गुजर रख सकते थे। इसलिए ये ब्लू वाटर पॉलिसी उसने अडॉप्ट की। जो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसके पीरियड के दौरान दो लड़ाइयाँ होती है, दो बैटल्स होती है। एक तो होती है बैटल ऑफ चुआल 1508 में, दूसरा होता है बैटल ऑफ ड्यू 1509 में। बैटल ऑफ चुआल क्या होता है, इसमें पुर्तगीज को शिकस्त मिलती है क्योंकि एक साइड से अलायंस होता है, जो भी तुर्की, इजिप्ट और गुजरात के रूलर्स, उनका एक मुत्हिद होता है, उनका एक अलायंस होता है, उनसे इसकी डिफीट होती है, तो वो पुर्तगीज को डिफीट देते हैं इस बैटल ऑफ चुआल में 1508 में। और बैटल ऑफ ड्यू क्या होता है, बैटल ऑफ ड्यू 1509 में होती है। इसमें पुर्तगीज को कामयाबी मिलती है। उसमें भी एक साइड से एक अलायंस होता है जिसमें इजिप्ट, गुजरात और जैमोरियन ऑफ कलकत्ता, जो किंग ऑफ कॉलिकट उस टाइम होता है जैमोरियन, उनका एक अलायंस होता है। वो इसमें पुर्तगीज की विक्ट्री होती है। तो उसके बाद जब पुर्तगीज की इसमें विक्ट्री होती है, तो उसके बाद क्या होता है, पुर्तगीज ने यहाँ पे जो भी सी रूट्स है या जो भी एशियन मैरीटाइम रूट्स थे उन पे अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश की है। लेकिन जो पुर्तगीज को उनको जो भी बाकी इंडियन रीजनल पावर्स थे, जो भी इंडियन रीजनल राइवल्स थे, उनसे इनको फिर एनकाउंटर करना पड़ा, उनसे भी इनको फाइट करना पड़ा। तो फाइनली जो पुर्तगीज ने, यहाँ पे हमें और एक चीज़ याद रखना है, जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के वक्त हुआ, पुर्तगीज ने उस टाइम कुछ मोस्ट एडवांस शिप्स एट द टाइम बनाए। उनका नाम था कैरावेल, कैराक एंड गैलियन। ये कुछ इंपॉर्टेंट शिप्स थे। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये पहला पुर्तगीज गवर्नर था इंडिया में। सेकंड था अल्फोंसो डी अल्बुराकी। अल्फोंसो डी अल्बुराकी, ये इसको हम मानते हैं रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। इसको हम मानते हैं रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। इसने सक्सीड किया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1509 में। जो ये अल्फोंसो डी अल्बुराकी है, इसके अंडर जो पुर्तगीज की जो पोजीशन ओवर द सीज थी वो स्ट्रांग हो गई। ये जो अल्फोंसो डी अल्बुराकी है, इसी के अंडर पुर्तगीज नेवी ने एस्टेब्लिश कुछ बेसिस की है ईस्ट अफ्रीका में की, या रेड सीज में, या ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वहाँ पे इन्होंने, या मालाबर या मालाका कोस्ट पे उन्होंने अपने बेसिस सेटअप की। जो ये अल्बुराकी है, अल्फोंसो डे अल्बुराकी, इसने इंट्रोड्यूस और एक चीज़ किया था, उसको कहते हैं करताज सिस्टम। करताज सिस्टम क्या था, ये एक किस्म का सिस्टम था जिसमें ये पास इशू करते थे। जो भी, क्योंकि जो ये पुर्तगीज थे, इनको जो भी सी रूट उन पे इनका कंट्रोल था, या जो भी यहाँ पे कुछ टेरिटरीज पे इनका कंट्रोल था, तो जो भी उन टेरिटरीज से पास करते थे उस टाइम, उनको इनसे पास लेना पड़ता था। उस पास को कहते थे करताज सिस्टम। अगर वो पास नहीं लेते, फिर वो अपने शिप्स, मर्चेंट शिप्स को इन टेरिटरीज से पास करते थे। फिर उनको वो उनके जो भी शिप्स है या वो गुड्स, उनको ये बंद करते थे, उनको ये हड़प करते थे। उसको कहते थे करताज सिस्टम। करताज सिस्टम ये क्या था,
इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग लाइसेंस या पास, जिसकी वजह से पुर्तगीज फोर्स करते थे मर्चेंट शिप्स को टू बाय अ लाइसेंस और वाइल पासिंग थ्रू देयर टेरिटरीज। अदरवाइज उनके जो भी शिप्स थे उनको वो ये उनको ये कॉन्फिस्केट करते, उनको ये कैप्चर करते थे। फिर क्या हुआ, जो ये अल्फोंसो डी अल्बुराकी थी, इसने और एक चीज़ की, इसने एनकरेज किया जो भी पुर्तगीज़ को इसने उनको एनकरेज किया कि आप इंडिया को अपना घर ही मानो, और उनको एनकरेज किया कि आप इंडिया के जो वुमेन्स हैं उनसे आप शादी कर लो। और इसने इसने गवा को भी एक्योर किया। उस टाइम गवा का जो 1510 में इसने एक्योर गवा किया, वहाँ पे जो सुल्तान ऑफ बीजापुर था उसका कंट्रोल गोवा पे था, फिर उसने उसको भी एक्योर किया। इस तरह गवा पहली स्टेट पहली इंडियन टेरिटरी, देयरफॉर गवा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी टू बी एक्योर्ड बाय द यूरोपियंस, जिसको यूरोपियन ने एक्योर किया। लेटर गवा पुर्तगीज की कैपिटल बन गई इंडिया में। और क्या हुआ, जो अल्फोंसो डी अल्बुराकी के वक्त और एक चीज़ हुआ, इसकी टेरिटरीज में इसने एबॉलिशन ऑफ सती की, इसने सती ख़त्म किया अंडर हिज एडमिनिस्ट्रेशन। एबॉलिशन ऑफ सती वाज एन इम्पॉर्टेंट फीचर। अब अगर हम बात करेंगे अब पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन में एक वाइसराय होता था, जो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था, इसको असिस्ट काउंसिल करता था। वाइसराय के बाद होता है विडर डा फेजेंडा, दूसरा बंदा वाइसराय के बाद होता है विडर डा फेजेंडा, जो रेस्पॉन्सिबल होता था जो भी रेवेन्यूज स्टेट में होते थे उस टाइम, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, इनके एम्पायर में जो भी रेवेन्यूज होते थे, जो भी कार्गोज होते थे, उन कार्गोज को संभालना, फ्लीट को डिस्पैच करना, वो विडर डा फेजेंडा का काम था। और कैप्टन्स थे वो कैप्टन्स शिप्स के इंचार्ज हुआ करते थे, और फैक्टर्स कुछ होते थे जो असिस्टेंस कैप्टन्स को प्रोवाइड करते थे। तो हमने देखा पहला जो गवर्नर जो था, पहला पुर्तगीज गवर्नर इंडिया में, वो था फ्रांसिस्को डे अल्मेडा के बाद था अल्फोंसो डे अल्बुराकी, और एक जो गवर्नर था उसका नाम था न्यूनो डा कुन्हा बन गया अल्फोंसो डे अल्बुराकी के बाद। इसने अल्फोंसो डे अल्बुराकी को सक्सीड किया एज ए गवर्नर इन 1929। इसने हेड क्वार्टर शिफ्ट किया पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन का फ्रॉम कोचिन टू गवा इन 1930 में इसने शिफ्ट किया पुर्तगीज हेड क्वार्टर फ्रॉम कोचिन टू गवा 1930 में शिफ्ट किया। जो पुर्तगीज उस टाइम जो पुर्तगीज की जो टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी थी अंडर द कंट्रोल ऑफ पुर्तगीज, उसको ये नाम देते थे एस्ट्राडो डा इंडिया। प्लीज रिमेंबर, पुर्तगीज नेम्ड इंडियन टेरिटरी अंडर देम एज द एस्ट्राडो डा इंडिया, यानी कि पुर्तगीज स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद हमें देखने हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द पुर्तगीज। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पुर्तगीज इन द इंडिया में पुर्तगीज ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। यहाँ पे जो कल्टीवेशन ऑफ टोबैको, पोटैटो, पाइनएप्पल, चिली, टमाटो, ये पुर्तगीज की वजह से यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई। ये कुछ क्रॉप्स है जो पुर्तगीज ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, और उन्होंने यहाँ पे केशू नट्स या जो नारियल है, कोकोनट है, उसके भी कुछ बेटर वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस किया। पुर्तगीज ने पहला जो प्रिंटिंग प्रेस गोवा में सेटअप किया 1556 में पुर्तगीज ने ही। जो इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स पे जो रिसर्च स्टार्ट किया, पहला साइंटिफिक वर्क, वो भी पुर्तगीज ने ही स्टार्ट की। जब यहाँ पे जो पुर्तगीज आ गए इंडिया में, तो उसकी वजह से यहाँ पे दो नावल पावर यानी कि नेवी का बनना स्टार्ट हो गया, यूरोपियन नावल पावर इमर्ज होना स्टार्ट हो गया। अगर हम देखेंगे उसके बाद, और अगर हम इसके बाद देंगे 1542 में क्या होता है, एक बंदा होता है एस टी जेवियर और पुर्तगीज गवर्नर उस टाइम होता है मार्टिन डी डिसोजा। वो इंडिया आते हैं 1542 में। एक एस टी जेवियर होता है, वो होता है एपोस्टल ऑफ द इंडियज, और पुर्तगीज गवर्नर होता है मार्टिन डी सोजा, वो इंडिया आते हैं। जो ये एस टी जेवियर होता है, ये क्या करता है, जो भी कोरोमंडल कोस्ट पे जो भी फिशरमैन ट्राइब रहते थे उनको कहते थे परवार्स, और दूसरी फिशरमैन ट्राइब थी जो
मालाबर कोस्ट पर रहते थे उनको कहते थे मुकुवारस। इसने पारावारस और मुकुवारस, जो ये दो फिशरमैन ट्राइब्स थे, एक कोरोमंडल कोस्ट पे दूसरा मालाबर कोस्ट पे, जिनको कहते हैं पारावारस और मुकुवारस, इनको इसने कन्वर्ट किया है क्रिश्चियनिटी में। एस.टी. जेवियर एक क्या था, ये पुर्तगीज एक क्रिश्चियन था, एपोस्टल ऑफ द इंडिया जिसको बोलते थे उस टाइम। ये 1542 में इंडिया आ गया। इसने यहाँ पे जो भी फिशरमैन मालाबर कोस्ट पे रहते थे और जो कोरोमंडल कोस्ट पे जो फिशरमैन रहते थे, जो कोरोमंडल कोस्ट पे रहते थे फिशरमैन ट्राइब, उनको कहते थे पारावारस उस टाइम, और जो मालाबर कोस्ट पे फिशरमैन ट्राइब रहते थे उनको कहते थे मुकुवारस। इसने पारावारस और मुकुवारस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया है। फिर 1559 में पुर्तगीज ने दमन, जो दमन ड्यू दमन जो होता है, दमन कैप्चर किया। तो अल्टीमेटली उसके बाद इन्होंने जहाँ पे सूरत में इन्होंने सूरत लॉस किया फिर इंग्लिश को, फिर इनको इंग्लिश के साथ लड़ाई होती है, बैटल ऑफ सवाली जिसको कहती है। तो उसमें ये इनको इंग्लिश सूरत लेता है। तो दे फाइनली लॉस्ट द सूरत टू द इंग्लिश इन 1612। जो ये दादरा एंड नगर हवेली है, ये भी पुर्तगीज कंट्रोल के अंडर था टिल 1954। जब ये फाइनली फिर ये इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया 1954 में। तब तक ये दादरा एंड नगर हवेली पुर्तगीज के कंट्रोल अंडर था। 17th सेंचुरी में, तकरीबन एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, जो ये पुर्तगीज के जितने भी पोजीशंस है, जितना भी इन्होंने यहाँ पे कब्जा किया था, जितना भी इनका कंट्रोल था इंडिया में, तो जो भी इनके यहाँ पे पोजीशंस थे इंडिया में, दे लॉस्ट ऑल दीज पोजीशंस बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, एक्सेप्ट 3 प्लेसेस, गोवा, दमन एंड दीव। गोवा, दमन एंड दीव। अगर हम देखेंगे टाइमलाइन ऑफ पुर्तगीज कंपनी इन इंडिया, ये जो पुर्तगीज कंपनी की टाइमलाइन, 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आता है। ये कालीकट में लैंड करता है, जहां इसको किंग जामोरियन वेलकम करता है। 1498 में पहली बार पुर्तगीज कंपनी इंडिया आती है। फिर 1503 में ये पुर्तगीज अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करती है, फर्स्ट फैक्ट्री एट कालीकट, प्लीज रिमेंबर। फिर 1505 में पुर्तगीज अपनी सेकंड फैक्ट्री एस्टेब्लिश करती है एट कैनूर। फिर 1509 में फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, ये पुर्तगीज का पहला गवर्नर होता है जो डिफीट करता है बैटल ऑफ, जिसको मैंने अभी बोला है बैटल ऑफ चुआल में, ये डिफीट करता है जो कंबाइंड फ्लीट होता है ऑफ गुजरात, इजिप्ट एंड ज़ैमोरियन इन द बैटल ऑफ ड्यू। फिर 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुराकी होता है, ये पुर्तगीज का सेकंड गवर्नर इंडिया में होता है। ये कैप्चर करता है गोवा को फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। तो उसके बाद गोवा बन जाता है पुर्तगीज की कैपिटल इन इंडिया। फिर 1530 में गोवा बिकेम द कैपिटल ऑफ द पुर्तगीज। फिर आपको याद रखना है 1535 में ये ड्यू को भी सीज ऑफ ड्यू करते हैं, ड्यू को भी अपना कब्जा करते हैं। 1559 में ये दमन को भी कैप्चर करते हैं। फिर 1596 में डच एक्सपेल करते हैं पुर्तगीज को फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। फिर 1612 आता है, उस टाइम पुर्तगीज को बैटल ऑफ सवैली होती है, इंग्लिश के साथ लड़ाई होती है जिसको कहते हैं बैटल ऑफ सवैली। उसमें पुर्तगीज लॉस करते हैं सूरत, इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश इनको सूरत पे कब्जा करता है। फिर 1663 में पुर्तगीज पावर बिगेन टू डिक्लाइन, पुर्तगीज पावर कम होता है, पुर्तगीज पावर बिगन्स टू डिक्लाइन, इट कम्स टू एन एंड जब डच उसके बाद आते, वो तमाम जो भी यहाँ पे पुर्तगीज के फोर्ट्स होते उनको वो जीतते हैं। जो भी मालाबर कोस्ट पे पुर्तगीज के फोर्ट्स होते उन तमाम फोर्ट्स पे डच अपना कब्जा करते हैं। तो इस तरह इनकी डिक्लाइन होती है पुर्तगीज की इंडिया में। अब डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया, इसके क्या काजेस थे? इसके पॉलिटिकल काजेस और सोशल काजेस थे। मेन पॉलिटिकल काजेस के थे, एक तो था फर्स्ट अटैचमेंट टू स्पेन। इन 1980 पुर्तगाल इन 1980 पुर्तगाल गॉट अटैच्ड टू स्पेनिश क्राउन। तो ये एक काज होता है, जब ये पुर्तगाल
अटैच होता है, जब ये पुर्तगाल स्पेन के साथ मिल जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे वहाँ पे जो स्पेन की जो फॉर्चून्स होती है, स्पेन की जो फॉर्चून्स होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर लेस इंटरेस्ट देते हैं टुवर्ड्स द पुर्तगीज सेटलमेंट्स इन इंडिया। और एरिस्टोक्रेटिक डोमिनेंस इज द सेकंड कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। वो क्या है, जो पुर्तगीज सोसाइटी है इसको एरिस्टोक्रेट्स डोमिनेट करते थे, और फाइनली उन्होंने जो भी स्टेट पॉलिसी वो बनाते हैं अपने इंटरेस्ट्स के हिसाब से बनाते हैं। दे वर केयरिंग लीस्ट अबाउट द पुर्तगीज कॉलोनीज इन द इंडिया। और थर्ड रीजन जो था वो है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। जो भी पुर्तगीज पॉलिटिकल मास्टर्स है, उन दे वर नॉट कंसर्न, उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इन एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरी। दस जिसकी वजह से उनके जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश हुए थे, उनको दे बिकेम वल्नरेबल टू अटैक्स। फोर्थ काज था राइज ऑफ अदर नावल पावर्स। दूसरे नावल पावर्स भी, पहले पुर्तगीज का ही नावल पावर था, फिर उसके बाद डच और ब्रिटिश ने भी अपना नावल पावर बनाया, उन्होंने भी अपनी नेवी सेट की, जिसकी वजह से जो भी नावल रूट्स थे, जो भी सी रूट, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया था, जिसकी वजह से इनके बीच लड़ाई स्टार्ट हो गई। आर्मड कॉन्फ्लिक्ट्स हैव स्टार्टेड बिटवीन द पुर्तगीज, डच एंड द ब्रिटिश। These were the political causes for the decline of the Portuguese in India. उसके बाद है सोशल काज एक ही है, डेट इज रिलीजियस कन्वर्जन। यानी कि जो ये पुर्तगीज है ये फोर्सफुल कन्वर्जन कराते थे। यहाँ पे जो भी इंडिया के जो भी लोग हैं उनको ये फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे, जिसकी वजह से इनका जो इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया था, तो लोगों को इसमें कम इंटरेस्ट रह गया था इन पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन में। अब तो उसकी वजह से एक काइंड ऑफ एनिमोसिटी डेवलप हो गई अमंग द लोकल्स अगेंस्ट दीज पुर्तगीज। This is all about the today's lecture. In this lecture we have discussed the first part of the arrival of the European companies in India, that is the Dutch, that is the Portuguese. Tomorrow we will take the how this English have come to the India, how these Europeans have established their trading centers in the India. Today we have discussed only the Portuguese portion, which came here in India in 1498. Ultimately, before the advent of the 1600th century, their rule came to an end. After that, the English rule starts in the India, which we discuss in the next lecture. Thanks for watching. Do like and subscribe to share. Thank you. See you in the next video. Goodbye. Fi amanillah.